हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिविजिक्स। सो CSI दिसंबर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके कुछ क्वेश्चन जो उसके सोल्यूशन जो है ये सोल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर कट ऑफ क्या जाएगा, तो उसके लिए भी हम थोड़ा एनालिसिस करके वो जो वीडियो है वो वीडियो भी हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है इस सोल्यूशंस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पेपर जो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, ज़्यादा इजी भी नहीं था और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वन मोर इन्फॉर्मेशन की जो आपका CSIR का जो न्यू बैच है वो न्यू बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 10 जनवरी 2024 से। ये आपका नया बैच जो ये स्टार्ट होने जा रहा है वो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों रहेगा। ऑनलाइन जो है वो भी 10 तारीख से ही है। तो अगर आपका ऑनलाइन मिस हो गया तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी उसमें देख सकते हैं अनलिमिटेड टाइम्स। तो ये न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। देन महाराष्ट्र सेट का जो एग्ज़ाम है आपको पता है कि अप्रैल में होने वाला है, तो उसके लिए भी नया बैच है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों 1 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये आपके पास एक पहला जो क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आपके पास था, ये क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन था, नंबर ऑपरेटर से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन था। इसका वैल्यू आपको पूछा था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। तो उसके लिए ये एन कैप जो आपको गिवन दिया था, दिस इज नंबर ऑपरेटर। एंड मैंने ये क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है कि नंबर ऑपरेटर जो इसको नंबर ऑपरेटर क्यों बोला जाता है, दैट इज ए डैगर ए इज अ नंबर ऑपरेटर। तो ये कम्यूटेटर का वैल्यू 1 होता है, ये सबको पता है। देन हमने यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ए डैगर का वैल्यू हमें आई प्लस एन कैप हमें मिल जाता है। यहाँ पे 1 है, बट मैंने आइडेंटिटी क्यों लिखा है, बिकॉज ऑफ हमें ऑपरेटर के साथ डील करने इसलिए। एंड देन ये हमें कैलकुलेट करना है, तो मैंने इसको एज इट इज़ रखा, ए कैप को एज इट इज़ रखा और इसको एक्सपांशन किया। जैसे कि एक्सपोनेंशियल एक्स आपके पास होता है कि समेशन ओवर दिस एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। तो वहाँ से मैंने इसका एक्सपांशन किया। देन ये ऑपरेटर जो है ये ऑपरेटर के टर्म्स में हमें देखना है, इसलिए 1 को आयोटा आइडेंटिटी से रिप्लेस किया। अगर मैं देन इस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, देन यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करो तो आपको ये जो ऑप्शन आपको मिलेगा। मुझे नहीं पता कि ये किस नंबर का ऑप्शन था, बट दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ये आपका एक करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओ डायरेक्ट 27, ओके, तो गड़बड़ हो गया मेरे से। तो ये डायरेक्ट 27 नंबर का क्वेश्चन ऊपर आ गया। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि लैग्रेंज इंटरपोलेशन। तो लैग्रेंज इंटरपोलेशन से क्वेश्चन पूछा था, ये डेटा आपको गिवन दिया था कि x आपको गिवन दिया था और y आपको गिवन दिया था, और उन्होंने पूछा था कि y की वैल्यू क्या होगी जब आपके पास x 4 होगा, है ना। सो इफ x इज इक्वल टू 4, तो x जब आपके पास 4 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा। तो ये मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है डायरेक्टली। ये फॉर्मूला के बारे में मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस लेक्चर नंबर 4 में मैंने डिस्कस किया था। ये फॉर्मूला आपको दिया था और इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने डिस्कशन किए हुए थे। तो ये बीटा आपको निकालना पड़ेगा x नॉट माइनस एच, एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच। यहाँ पे x जो है ये x ये होता है कि जिस पे आपको उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x नॉट होता है आपका ये पहला वैल्यू, h होता है दैट इज द डिफरेंस कि इनमें बीच में कितना डिफरेंस है, ये 2 का डिफरेंस है, इनमें कितना डिफरेंस है 2। तो h आपका 2 होगा। एंड यहाँ से अगर आप बीटा कैलकुलेट करो तो बीटा आपको मिलेगा 3/2। तो ये 3/2 यहाँ पे बीटा जो है बीटा तो मिल गया, बट y नॉट एंड इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो ये टेबल मैंने ऑलरेडी क्लास में बताया हुआ था, सेम टू सेम प्रॉब्लम मैंने क्लास में लिया था, 5 मार्क का सवाल था। तो यहाँ पे ये आपको फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू यहाँ पे रखो, y की वैल्यू क्या था 4, 28, 92। ये दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पे करना है, ये दोनों का डिफरेंस आपको करना है। देन फिर से इनके बाद डिफरेंस करना है और ये वाले वैल्यूज लेने हैं। जैसे कि ये पहला वैल्यू होगा आपका y नॉट, ये होगा आपका डेल्टा y एंड ये होगा डेल्टा स्क्वायर y। एंड इस फॉर्मूला में अगर आप वो वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट करो तो आपका आंसर 55 मिलेगा। तो कोई एक आध ऑप्शन होगा जिसमें जो वैल्यू है ये आपको 55 दिया होगा। आप अपना जो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका दिस पार्टीशन फंक्शन के बारे में पूछा था, और दिस क्वेश्चन इज अ सेम टू सेम क्वेश्चन। अगर मैं ये इस क्वेश्चन की बात करूँ तो आई थिंक जेस्ट 2023 या 22 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं है कहाँ पे आया था। एंड ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन था, आपको पार्टीशन फंक्शन निकालना था, ये दिया था, कुछ नहीं है, सिर्फ पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पे कोई डिजनरेसी के बारे में बात हुई ही नहीं है, तो डिजनरेसी जो है ये आपको लेना है 1, तो यू हैव टू टेक 1। एंड ये जो है एस जेड ये जो है ये होगा आपका h×2 इंटू सिग्मा जेड। एंड ये वैल्यू आपको पता है, तो इसमें वैल्यू डाल दो तो आइगन वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
दैट्स इट, सिंपल है। क्योंकि आपको पार्टीशन फंक्शन के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एनर्जी इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे ये सोचे कि एनर्जी मैं कहाँ से ला सकता हूँ, तो ये आपके पास एस जेड है, एस एक्स है, ये आप यहाँ पे डाल दो, यहाँ से आपको आइगन वैल्यू मिलेगा, है ना। देन यहाँ पे आइगन वैल्यू मिलने के बाद आप सीधा डायरेक्टली डाल सकते हैं, बट सीधा डायरेक्टली डालने से आपको ऑप्शन जो है ऑप्शन मैच नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो यहाँ से जे अगर मैं बाहर निकालूं, एंड यहाँ पे आपको एक कंडीशन गिवन दिया था सो दैट हम आगे वाले हायर ऑर्डर टर्म जो है हम यहाँ पे निग्लेक्ट कर सकते थे, ठीक है। ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन दिया था, तो इसमें अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन आपका मैच हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लैग्रेंजन जो है ये आपको फाइंड आउट करना था। एच हैमिल्टोनियन जो हैमिल्टोनियन आपको दिया था, कुछ नहीं है, जस्ट प्रोसीजर आपको फॉलो करना था, एंड आपका ये जो आंसर जो ये आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने कल के सेशन में भी डिस्कस किया हुआ था। सिमिलरली यहाँ पे v इज इक्वल टू बीटा आर की द पावर k, तो ये मैंने यूट्यूब पे कंप्लीट सेंट्रल फोर्स मैंने करवाया है। अगर आपने वो सारे के सारे लेक्चर्स अगर देखे होंगे तो सेंट्रल फोर्स आई थिंक 3 क्वेश्चन थे, तो सेंट्रल फोर्स से 3 क्वेश्चन थे और मैंने सेंट्रल फोर्स यूट्यूब पे एकदम डिटेल में लिया था। अगर आपने वो लेक्चर अगर किए होते या किए होंगे तो मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन में आपको कोई डिफिकल्टी और डाउट होगा। वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको सेंट्रल फोर्स से आए थे, मैंने 7 लेक्चर लिए थे, एज इट इज उसमें से ही क्वेश्चन आपको मिले। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल था। सर्कुलर ऑर्बिट के लिए आपको पता है कि डी वी पे टू 0 होता है उसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करो तो ये ऑप्शन आपका मैच होगा। देन ये भी क्वांटम का बड़ा सिंपल क्वेश्चन था कि वेव फंक्शन जो यहाँ पे आई एम फाई, तो यम का वैल्यू 1 था, तो इसका आंसर था सिर्फ एच क्रॉस। ये भी एक बढ़िया सिंपल क्वेश्चन था। आपको ब्रांच पॉइंट एंड ब्रांच कट से क्वेश्चन जो ये पूछा था, और ये मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं थ्योरी डिस्कस नहीं करता, क्लास में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। मैं यहाँ पे ये जो है ये आपको आई थिंक एक एक्सपेंशन के फॉर्म में दिया हुआ था, बट मैं डायरेक्ट यहाँ पे फैक्टर्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो z-2, तो ये जो है ये मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर ये फॉर्म आपके पास है तो यहाँ पे जो z-z0 होता है दैट इज 2 and 3, ये होता है आपके पास ब्रांच पॉइंट। तो ये क्या होता है आपके पास ब्रांच पॉइंट होते हैं। एंड अगर z इज इक्वल टू इंफिनिटी, क्या ये ब्रांच पॉइंट होगा? z इज इक्वल टू इंफिनिटी ब्रांच पॉइंट होगा क्या? उसके लिए मैंने 2 कंडीशन बताए थे कि ये वाला जो है इन दोनों के आपको क्या करना होता है, यू हैव टू टेक एडिशन, आपको एडिशन करना होता है। अब 1/2 का एडिशन किया तो 1 आएगा, तो ये क्या मिल रहा है आपको, इंटीजर मिल रहा है। अगर ये इंटीजर अगर मिल रहा है तो z इज इक्वल इंफिनिटी जो ये ब्रांच पॉइंट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में जो दिया था वो ब्रांच पॉइंट z इज इक्वल इंफिनिटी दिया था, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इसका ब्रांच पॉइंट कहाँ पे होगा, z इज इक्वल टू 2 पे एंड 3 पे। एंड ब्रांच लाइन उन्होंने बोला था व्हाट इज दे हैव, मतलब उन्होंने बोला था कि ब्रांच लाइन कैसा होगा, एंड आपको ऐसे 4 ऑप्शंस आपको गिवन दिए थे शायद। तो ब्रांच लाइन इज नथिंग बट दी कि ब्रांच पॉइंट को कनेक्ट करने वाला जो लाइन होता है उसको बोलाता है ब्रांच कट, बस उसका नाम ब्रांच कट है। क्वेश्चन में उन्होंने ब्रांच लाइन जो है ब्रांच लाइन के बारे में दिया था। तो ये जो ब्रांच पॉइंट जो है इनको कनेक्ट करने वाला जो लाइन होता है उसको ब्रांच कट बोला जाता है, उन्होंने क्वेश्चन में ब्रांच लाइन बोला था। तो ये कुछ ऑप्शन जो है ऐसा ऑप्शन आपका मैच होगा जो 2 and 3 को कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देखो फिर से सेम ये क्वेश्चन जो है आप वो मैंने जो क्लासेस डिस्कस किए थे उसमें आप जाइए और देखिए कि जेस 2023 22 या 23 मुझे इतना याद नहीं है, मैं यूट्यूब पे डिस्कस किया हो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई यहाँ पे बदल नहीं है, सिर्फ थोड़ा पोटेंशियल बदल दिया था, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। एंड आर आपका जो है ये अगर आप सर्कुलर ऑर्बिट होगा तो आर इमेजिनरी तो होना पॉसिबल नहीं है, वो इमेजिनरी कब नहीं होगा, जब ये एक सेटिस्फाई होगा। और ये क्वेश्चन आपका जेस्ट में आया था या टीएफआर में आया था, शायद टीएफआर में आया था, मैंने वो क्लास में डिस्कस किया था, मुझे याद है। सेम टू सेम क्वेश्चन था, बताओ क्या था इसमें, कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये स्मॉल ऑसिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ से आपको स्मॉल ऑसिलेशन के लिए पहला स्टेशनरी पॉइंट्स, यू हैव टू कैलकुलेट द स्टेशनरी पॉइंट्स। तो स्टेशनरी पॉइंट्स आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्टेशनरी पॉइंट्स। एक और स्टेशनरी पॉइंट्स आपको मिलेगा 0, x इज इक्वल टू 0, बट x इज इक्वल टू 0 से कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा नहीं, तो यहाँ आपको ये यूज करना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, ये मिलेगा आपको एंड टाइम पीरियड। ये जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका CSIR 2011 का जो क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब सेम टू सेम मतलब प्रोसीजर एकदम सेम था, सेम प्रोसीजर फॉलो करना था। 2011 में आपको कुछ अलग पोटेंशियल दिया था, यहाँ पे कुछ अलग पोटेंशियल दिया, इसलिए देखो PYQ जो है, PYQ का भी बहुत सारा हेल्प आपको एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि ये
क्वेश्चन जो आपका सीधा सीधा ये आप एच के दास का बुक देखो तो डायरेक्ट यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ पे अगर आप आई थिंक सो ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपका जो एच के दास का बुक है उसमें पेज नंबर 212 पे आप देखिए तो ये एक क्वेश्चन दिया था आपको, गामा फंक्शन जो दिया था, तो इसका आंसर आपको आई थिंक ये पूछा था, देखो यहाँ पे भी गिवन दिया है, p के बदले उन्होंने बस x दिया था तो यहाँ पे आपको b, मैं p के बदले x लिख रहा हूँ तो x प्लस 1 एंड q के बदले y दिया था प्लस b एंड यहाँ पे p के बदले x एंड q के बदले y प्लस 1, तो ये जो दिया था इसका आंसर उन्होंने दिया था xy एंड यही आपको प्रूव करना था। जो ये एक प्रॉपर्टी है जो ये बुक जो इस बुक में आपको एकदम डिटेल में डिस्कशन जो है उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे गिवन दिया है, तो ये आपको पूछा था तो इसका सिंपल आंसर कितना था bxy, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी में शायद कहाँ पे था, आई डोंट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया था कि 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल दिया था और नंबर ऑफ आपको उन्होंने पूछा था कि नंबर ऑफ वे कितना होगा इसको अरेंज करने का। सो एंड उन्होंने क्या दिया था आपको, दे हैव गिवन कि इसका जो आंसर है इसका आंसर कितना होना चाहिए, आंसर नहीं, इसका एनर्जी जो है एनर्जी आपका आई थिंक 4 एप्सिलॉन होना चाहिए, ऐसे उन्होंने आपको यहाँ पे गिवन दिया था। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, देखो अब यहाँ पे इनमें आपको पार्टिकल जो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने, तो टोटल मैं क्या बोलता कि पहले स्टेट में रहेगा कि n1 पार्टिकल रहेगा, है ना, दूसरे स्टेट में रहेगा n2 पार्टिकल एंड तीसरे स्टेट में रहेगा n3 पार्टिकल। अब यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट जो करना है, बट किस प्रकार से आप इस पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये थोड़ा सा आपको समझना है। तो यहाँ पे ये बात तो फिक्स रहेगी कि ये n1 प्लस n2 प्लस n3 ये तो कभी चेंज होगा नहीं एंड ये कितना रहेगा, हमेशा 4 रहेगा, क्योंकि 4 पार्टिकल आपको गिवन दिए और ये पार्टिकल कौन सा है, डिस्टिंग्विशेबल है। अब ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है तो आप एमबी स्टैटिस्टिक्स लगाने का सोचोगे ji टू द पावर n है, बट यहाँ पे डिंजरस वो चीज़ें आपको गिवन दिया नहीं है, आपको फील करने। बट ये कंडीशन ध्यान में रखना कि आपको जो एनर्जी दिया है तो ये एनर्जी जो है ये एनर्जी कितना दिया है आपको 4 एप्सिलॉन। तो एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो मैंने जो मेगा सेशन लिया था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो 5 आवर्स का था, सेम टू सेम प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर मिलता। तो सेम टू सेम मैंने वहां पे डिस्कस किया था कि ये होगा n1 e1 प्लस n2 e2 किया था कि नहीं मैंने, अगर आपको याद है तो n3 e3, जिसने देखा होगा उसको ये पता है। अब ये एनर्जी कितना चाहिए, 4 एप्सिलॉन चाहिए। अब ये पहले इसमें कितना पार्टिकल जाएगा, n1 पार्टिकल जाएगा, उसका एनर्जी कितना है 0, दूसरे पे कितना जाएगा ये n2 पार्टिकल, पता नहीं कि कितने जाएंगे, दूसरे के एप्सिलॉन 2 कितना है, यहाँ पे एप्सिलॉन है, प्लस तीसरे में कितने पार्टिकल जाएंगे n3, उसका एनर्जी कितना है आपका 2 एप्सिलॉन, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ पे होगा कि 4 एप्सिलॉन जो है ये कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ये 0 होगा, तो यहाँ पे होगा n2 प्लस 2n3 बराबर ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। तो ये जो कंडीशन है कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कौन से इसके लिए होते हैं वो देखता। तो यहाँ पे आपके पास अगर हम यहाँ पे देखें कि मैं n2 जो है वो बोलता कि n2 मतलब सेकंड इसमें पार्टिकल कितने जा रहा है, अगर 0 जा रहे हैं, तो अगर ये 0 गया तो n3 का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, n3 का वैल्यू मिलेगा 2, n3 का वैल्यू कितना मिलेगा 2, तो n1 का वैल्यू कितना रहेगा देखो। अब यहाँ पे n2 0 अगर है तो n3 कितना होगा 2 होगा, एंड n3 अगर 2 है तो n1 कितना होगा, यहाँ से इस कंडीशन से आप पता कर सकते हैं, तो यहाँ पे होगा 2। देन n1 अगर मैं n2 को अगर मैं 1 लूँ तो n2 को अगर मैंने 1 लिया तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, ये 3/2 n3 हो जाएगा, कितना होगा 1.5। क्या ये 1.5 पार्टिकल्स हम डाल सकते हैं, नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, है ना, ये कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल नहीं होगा। देन मैं क्या करता कि n2 में कितना डालता 2 डालता, अगर n2 में 2 करे तो n3 में कितना जाएगा, n3 में 1 जाएगा, अगर n3 में 1 गया तो n1 में कितना जाएगा 1। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी। देखो आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है ना, इसमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं तो क्या कंफ्यूजन होगा। जैसे कि आप 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है तो ये A B C D ये आप डालोगे, देन आप यहाँ पे चेक करोगे किसको कैसे डालना है किसको कैसे डालना है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। इसलिए इस मेथड से जाइए, इससे आप ये बिल्कुल मत करिए क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज होगा कि इधर को इधर डाल दे और ये आप 1 बाय 1 अगर चेक करते गए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। देन n3 अगर मैं 3 डाल दूं तो क्या होगा, इफ n2 इज 3, अगर ये 3 डाल दिया तो यहाँ पे 1 होगा, ये 1/2 होगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये मैं n2 को अगर मैं 4 डाल दूं तो कितना होगा, n2 को 4 डाला तो n3 0 होगा एंड n1 कितना हो जाएगा 0 होगा। क्या ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है ना। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि अब यहाँ पे कि ये माइक्रोस्टेट है,
माइक्रोस्टेट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ वे। अब ये पहला जो ऑप्शन दिख रहा है, ये पहला जो दिख रहा है, इसको कितने वे से कर सकते हैं, इसको कितने वे से कर सकते हैं, और इसको कितने वे से कर सकते हैं। इसको अगर आपको करना होगा तो कैसे करेंगे, तो पहला जो है आप पहला देखिए, तो पहले एक माइक्रोस्टेट जो है, माइक्रोस्टेट नंबर ऑफ वे कितना होगा, ये 4, तो n कितना था आपका, n इज अ 4 फैक्टोरियल, तो होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होगा, n1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे होगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे होगा 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना होगा 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 × 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल होगा एंड ये कितना मिलेगा आपको 6 मिलेगा। दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए कितना मिलेगा, देखो ये होगा 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, दूसरे के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल होगा, 1 फैक्टोरियल होगा, 1 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल, तो ये कितना बनेगा 12। तो पहले को 6 वे में आप 6 वे, पहला जो कॉम्बिनेशन को 6 तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको आप कितने तरीके से कर सकते हैं, 12 तरीके से कर सकते हैं। इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे तीसरा अगर लिखूँ तो होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये होगा 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल इज 1, तो ये कैंसिल होगा 1। दैट मीन्स तो टोटल नंबर ऑफ वे, तो पहले को 6 कर सकते हैं, दूसरे को 12 एंड तीसरे को 1, तो कितना होगा 19। तो इसका आंसर जो है वो आपका था 19, है ना। तो 19 वे से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको ये ABCD अगर आप यहाँ पे डालने का सोचोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन में आप जाओगे। जैसे कि पहले को अगर आपको करना है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप A डालोगे, यहाँ पे B डालोगे, एंड देन सॉरी ये N2 में 0, N3 में 2, यहाँ पे आप A डालोगे, B डालोगे, एंड देन N1 में, N1 मतलब नीचे, तो यहाँ पे दिस सी एंड फिर आप इसका उल्टा पुल्टा करते बैठोगे तो पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। इससे बेहतर है ये एनर्जी लेवल को ड्रॉ भी मत करो, ये फॉर्मूला आपके पास, ये कंडीशन आपको ऑलरेडी पता है, ये आपको गिवन है, इससे करो। इसको बोला जाता है थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है, इससे सॉल्व करो, जस्ट दैट्स इट। तो इसका आंसर जो था ये आपका 19 जो है, 19 इसका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग नहीं था, इसलिए मेथड ऑफ इमेज चार्ज यहाँ पे लगाना ही नहीं था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। इसका आंसर था आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, बट क्वेश्चन डिफिकल्ट था नहीं। आपको पता है कि एंगुलर मोमेंट L बार इज इक्वल होता है L1 बार प्लस L2 बार, और यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको L इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग पूछा था। तो जब यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके, और ये भी आपको दिया था कि जो लैम्बडा होगा L² ऑपरेटर का, तो ये था आपका L L² इंटू L+1 समथिंग कुछ तो आपको गिवन दिया हुआ था, है ना। तो यहाँ से आप अगर कैलकुलेट करो तो ये आपको इक्वेशन लास्ट में मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फूरियर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन था, और आपको मिनिमम हार्मोनिक्स जो है वैनिश हो रहे वो आपको पूछा था। तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ये जो Bn जो है, Bn का वैल्यू निकालो, देन आप इसको कैलकुलेट करो, तो यहाँ से आपको मिलेगा कि n इज इक्वल टू 6 जो है, ये आपका इसका आंसर था, दैट इज ऑप्शन सी। देन यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरे पास जो है उतना एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं है, जो बट मैं प्रोसीजर बताऊंगा। जिसको ये क्वेश्चन जो याद है ना, जिसको ये क्वेश्चन याद है आप उस तरीके से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बोला था कि कौन सा ऐसा सेट है जो ओपन क्या था, आई डोंट नो, ओपन एंड बाउंडेड, ओपन भी नहीं है और बाउंडेड भी नहीं है, समथिंग कुछ ऐसे आपको दिया था। तो ये एक पहला जो था, ये मेरे पास है, ये पहला। तो इसको अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे क्या है कि देखो आपके पास होता है z माइनस z0 इज इक्वल टू r। तो यहाँ पे ये जो होता है, दिस इज नथिंग बट द सेंटर, ये सर्कल का इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सेंटर होता है, एंड यहाँ पे इसका होता है क्या है, रेडियस। तो मैं अगर इसको ड्रॉ करना है तो मैं पहले क्या देखूंगा कि ये देखते कि z माइनस z1, ये जो ये कौन सा रीजन है ग्रेटर देन, और मतलब इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना होगा, 2 होगा। बट इन्होंने क्या बोला है, देखो कि ये z यहाँ पे ऐसे ही z जो है वो पॉसिबल होगा जिनके लिए ये आंसर 2 से कम होगा, मतलब ये अंदर वाला पोर्शन यहाँ पे कवर करेगा। ठीक है, इसको अगर आप ड्रॉ करो तो ये अंदर वाला पोर्शन कवर करेगा। इसको अगर आप ड्रॉ करें तो क्या बोल रहे हैं कि z माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये वाला चीज 0 भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी हो सकता है। तो 0 से ज्यादा होना मतलब क्या है, देखो 0 से ज्यादा, तो ये वाला रीजन यहाँ पे कवर करेगा, ये है ना, ये जो ये वाला रीजन कवर करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कि ये वाला रीजन। अब आप बोलोगे कि सर ये तो फिर ओपन हो गया, नहीं, ये ओपन नहीं है, क्योंकि ये वाला जो रीजन, ये जो है, ये आपका रेड वाला लाइन रीजन शो कर रहा है, बट ये वाला जो है, ये अंदर वाला रीजन शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला चीज बोल रहा है कि मैं यहां से यहां जा सकता हूं,
जा सकता हूं, बट ये इसने इसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इसका जो ग्राफ होगा ये ग्राफ सिर्फ ये होगा। तो ये जो ग्राफ, ये ग्राफ हो गया बाउंडेड, ये जो है ये क्या है आपका बाउंडेड ग्राफ है, ये ओपन नहीं है, ठीक है। अगर ये कंडीशन यहाँ पे नहीं होता तो हम इसको ओपन बोल सकते थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं था। और कुछ मुझे ऑप्शन याद नहीं, मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, जिसको ये याद होगा तो आप उस प्रकार से कर सकते हैं। ये थीटा का कुछ समथिंग दिया था कि थीटा इज इक्वल टू 0 टू π/4 दिया था, या π/4 टू π/6 समथिंग, कुछ मुझे याद नहीं, पर उसका ग्राफ ऐसा आ गया। तो ये जो ये अगर ग्राफ को आप ड्रॉ करो तो देखो ये ग्राफ आपको ओपन रीजन दिख रहा है, दिस इज द ओपन रीजन। कौन सा रीजन है? ये ओपन रीजन। तो उन्होंने बोला है कि नाइदर ओपन नाइदर बाउंडेड समथिंग कुछ था, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं था। अब ऑप्शन सी जो था, दूसरे दो बचे हुए ऑप्शंस है, वो मुझे ऑप्शन याद नहीं है, बट आप उसका ग्राफ जो ग्राफ ड्रॉ करके देखें, अगर किसी को याद है तो आप देखिए, है ना। बट ये ऑप्शन जो है मेरे पास ये आया था, तो मुझे ये याद है कि ये बोला गया था, तो ये तो ऑप्शन था नहीं, ये भी नहीं था, क्योंकि ये क्लोज है, दिस इज अ क्लोज, एंड ये ओपन है, ये ओपन है, और उन्होंने बोला था कि नाइदर ओपन और नॉट बाउंडेड। तो ये ऑप्शन सी एंड डी, इसमें से आप, अगर आपको कुछ ऑप्शन याद है तो आप ड्रॉ करके देखिए, देन आपको समथिंग कुछ ये याद नहीं है, बट इसी में से कुछ ऑप्शन, अगर आपको किसी को ये ऑप्शंस याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, नहीं तो आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इसके पीछे का एक लॉजिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये बीसीसी का, ये आपको पूछा था EF इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा था, देन इनफाइनाइटली ये जो है ये आपके पास डेंसिटी z डायरेक्शन में दिया था, और ये आपको पूछा गया था कि पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल आप इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल सकते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। तो देखो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर व्हाई नॉट इन्फिनिटी, जैसे कि अगर आप पोटेंशियल के लिए निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लेते कि इन्फिनिटी टू r, जहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है, बट यहाँ पे इन्फिनिटी क्यों नहीं दिया? क्योंकि इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, मतलब इन्फिनिटी पे भी कुछ समथिंग पोटेंशियल होगा। हम ये इन्फिनिटी क्यों लेते हैं? क्योंकि इन्फिनिटी पे आपका पोटेंशियल 0 होता है, बट वो आपके अगर यहाँ पे फाइनाइट वायर देते तब हम यहाँ पे इन्फिनिटी को ले सकते थे, बट यहाँ पे इनफाइनाइट वायर दिया है, इसका मतलब ये है कि ये वायर की वजह से इन्फिनिटी पे भी कुछ पोटेंशियल होगा, इसलिए यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी नहीं लिया। बाकी क्वेश्चन एकदम सिंपल था, ये मैंने यूट्यूब पे भी डिस्कस किया हुआ है एकदम EMT में, तो इफ यू सिंप्लीफाई दिस तो ये आंसर आपको मिलेगा। इजी क्वेश्चन था। जीमन इफेक्ट से एक क्वेश्चन था, इसमें आपको B निकालता, तो इसका आंसर था 0.3 टेस्ला। ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इसका ऑप्शन A था। ये जो यहाँ पे E2 एंड M3 जो ये थे, देन ये आपका SSP का क्वेश्चन था, इसमें आपको पैकिंग फ्रैक्शन पूछा था, तो इसका आंसर था आपका 3π/16। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ पे देखिए कि ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और उन्होंने पूछा था कि कंजर्व मोमेंटम कैसा होगा। तो कंजर्व मोमेंटम के लिए बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इसको कंजर्व मोमेंटम के लिए हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू ∂L/∂x डॉट, है ना, एंड देन लेट्स से दिस px होगा py, देन यहाँ पे x डबल डॉट y डबल डॉट z डबल डॉट, ये फाइंड आउट करेंगे, है ना। बट ये करने से बेहतर कि ये आपका जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आपको यूज करना है। अब यहाँ पे कंजर्व क्वांटिटी पूछे तो आपको 4 ऑप्शन दिया था, ऑप्शन A दिया था, B दिया था, C दिया था एंड D दिया था। तो ये कुछ 4 ऑप्शंस जो है, ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे गिवन दिए हुए थे, ठीक है। देन इसको प्रोसीड कैसे करना था, तो उन्होंने बोला था कि कंजर्व होना, इसका मतलब अगर मैं F को P लूं तो dp/dt कितना होना चाहिए? 0, तो ये 0 होना चाहिए। और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट एग्जिस्टेंस यहाँ पे किसी का यहाँ पे दिख नहीं रहा। अगर आप ऑप्शन में देखो तो ये x डॉट y डॉट समथिंग कुछ दिया था, है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट एग्जिस्टेंस था ही नहीं, तो ये 0 ही था। तो ये 0 होने के लिए पॉइसन ब्रैकेट 0 होना चाहिए, है ना। तो पॉइसन ब्रैकेट 0 होना चाहिए, तो दैट मींस पॉइसन ब्रैकेट ऑफ F एंड H आपको देखना है और वो 0 होना चाहिए। फिर से यहाँ पे ये सवाल, सर व्हाट इज H, तो यहाँ पे आपके पास लैग्रांजन है, तो लैग्रांजन से H कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, दिस इज QI डॉट PI माइनस L। तो यहाँ से आप H को निकाल पाओगे, और ये निकालना डिफिकल्ट नहीं, बड़ा सिंपल टास्क है। इसको निकालने के बाद आपको पॉइसन ब्रैकेट चेक करना है F का, सर वो वेयर इज F, तो F इज नथिंग बट आपको ऑप्शन A दिया था, ऑप्शन B दिया था, ऑप्शन C दिया था एंड ऑप्शन D दिया था। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए थे। तो आपको क्या करना है, H जो ये हैमिल्टन यहाँ से आपको मिला था। अब देखो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे जो है ये आंसर में लिख देता। तो इसको क्या करना है, तो ये H जो है ये हैमिल्टनियन इस लैग्रेंजियन से निकालोगे, देन आपको क्या करना है, ये पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको डालना है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ FH।
अब ये पॉइसन ब्रैकेट के लिए समेशन ऑफ डेल एफ बाई डेल क्यू आई डेल एच बाई डेल पी आई, ये जो होता है ये आपको यूज करना है। अब यहाँ पे समेशन और 3 होगा, x होगा, y होगा एंड z होगा। कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है। एंड देन देखना है आपको कि कौन से f के लिए, ये f इज नथिंग बट यूर कंजर्व मोमेंटम, तो कौन से f के लिए इसका पॉइसन ब्रैकेट 0 आता है वो आपको चेक करना था। और किसके लिए ये 0 आता है, मैं एक मिनट, मैं वेयर इज द, मैंने सॉल्व किए, मैं जस्ट लिख देता। ठीक, ये मिल नहीं रहा मुझे, बट कुछ समथिंग ऐसे था 2x डॉट प्लस वाई डॉट प्लस जेड डॉट इज इक्वल टू समथिंग, ये जो ये कंजर्व मोमेंट, तो ये आपको मिल रहा था। तो ये ऑप्शन जो है, कौन सा ऑप्शन था मुझे पता नहीं, लेट्स से ये ऑप्शन ए है। तो f को आपको जब ये लोगे x डॉट प्लस वाई डॉट प्लस जेड डॉट, एंड जब आप इसको इसमें डालोगे तो इसका इस h के साथ जो पॉइसन ब्रैकेट होगा वो 0 होगा, एंड पॉइसन ब्रैकेट 0 है, इसका मतलब ये जो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसका ऑप्शन आपको, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। अब ये जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही मिलेगा। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको CSIR के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपको हैमिल्टनियन दिया था, पार्टीशन फंक्शन आपको पूछा था, तो इसका आंसर था ये 2 म्यू वी स्क्वायर बीटा अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा डेल्टा प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड था कि इनिशियली ये जो ये आपका क्या है, ये सर्कुलर में मूव हो रहा है, तो सर्कुलर में अगर मूव हो रहा है तो मैं इनिशियल, पहले हम इनिशियल की बात करते हैं, इनिशियली क्या हो रहा था, तो इनिशियली ये जो सर्कुलर पाथ में हो रहा था, तो सर्कुलर पाथ के लिए क्या होता है, सो सर्कुलर पाथ में अगर कोई पार्टिकल अगर मूव हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये बैलेंस करेगा, है ना। तो ये जो है F इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये सर्कल है एंड सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करेगा इसको, तो यहां से आपको V मिलेगा, तो V कितना था ये। देन यहां पे सडनली इन्होंने ये चेंज कर दिया, ये F इज इक्वल टू आपको पता है माइनस dV बाई dr होता है, यहां से मैं पोटेंशियल निकालूं, तो अब यहां पे देखिए कि आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन दिया था आपको A B C एंड D, ये ऑप्शन आपको दिए थे। यहाँ पे आपको दिया था कि सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये दिया था। तो ये कैसे आपको पता चलेगा कि हाइपरबोला है, तो यहां से आप ये ऐसे भी सोच सकते हैं कि इफेक्टिव पोटेंशियल है उसको ड्रॉ करके कुछ एनर्जी उसको ड्रॉ करेंगे। अगर लेट्स से उसको ड्रॉ किए, बट ड्रॉ करने से भी कुछ आपको आइडिया नहीं लगेगा कि लेट्स से यहाँ पे ये आपके पास क्या आ रहा है, के अपॉन 2r, तो के अपॉन 2r एंड एल स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर, तो उसका ग्राफ भी अगर आप ड्रॉ करो ना, तो वहां से कोई आइडिया आपको मिलेगा नहीं कि ये हाइपरबोला होगा या पैराबोला होगा। इसलिए आपको, तो ये कहां से आप इसका इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इसका इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके, एक तो आप इसेंट्रिसिटी निकालो, नहीं तो एनर्जी निकालो, क्योंकि इसेंट्रिसिटी अगर आपको पता है तो आप नेचर बता सकते हैं, और दूसरा ये कि एनर्जी अगर पता है तो आप नेचर बता सकते हैं। तो यहां पे हमने क्या सोचा कि इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना इतना इजी टास्क नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो हम एनर्जी निकालते, क्योंकि एनर्जी से हमें आइडिया आ जाएगा। तो यहां से अगर हमें एनर्जी क्या होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो 1/2 mv स्क्वायर, एंड यहाँ पे जो है ये पोटेंशियल कितना होगा, माइनस के अपॉन 2r, तो ये यहाँ पे v हमने निकाला था, इसके में अगर सब्स्टिट्यूट कर दिए तो ये कितना मिलेगा आपको, एनर्जी मिलेगा 0। देखो सेंट्रल फोर्स में मैंने एक ऐसे चार्ट बनाया था और वहाँ पे लिखा था कि एनर्जी अगर 0 है तो कौन सा ट्रैजेक्टरी होगा, एनर्जी निगेटिव है तो कौन सा ट्रैजेक्टरी होगा, एनर्जी ग्रेटर देन 0 है तो कौन सा ट्रैजेक्टरी होगा, E 0 है तो सर्कल होगा, जैसे E अगर 1 है तो क्या होगा, E अगर ज्यादा, ये सारी चीज इसेंट्रिसिटी के बारे में भी मैंने बोला था। तो E इज इक्वल टू 0 है, दैट्स इट। तो इसका मतलब ये है, दिस इंडिकेट दैट कि एनर्जी अगर 0 है तो इसका ट्रैजेक्टरी जो है, ये ट्रैजेक्टरी होगा ओपन पैराबोला, है ना। तो यहाँ पे ओपन पैराबोला, तो ऑप्शन में आपको ऐसा दिया नहीं थे कि ओपन पैराबोला, क्लोज पैराबोला, ऐसे ऐसे कुछ चीजें दिया नहीं था आपको, सिर्फ दिया था हाइपरबोला या पैराबोला होगा, तो उसका करेक्ट आंसर था आपका दिस इज ओपन पैराबोला। तो ये ओपन पैराबोला जो इसका आंसर था, दैट इज ऑप्शन में आपको सिर्फ पैराबोला गिवन दिया था, तो पैराबोला इज द आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कुछ अलग वे में अगर सोच रहे होते, इसेंट्रिसिटी से भी आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, बट ये थोड़ा और डिफिकल्ट वे में जाएगा, इससे बेहतर कि एनर्जी से आप इसका इंफॉर्मेशन निकाल लो। आगे बढ़ते, देन एक एसटीआर, जो एसटीआर का क्वेश्चन था, आपको टाइम निकालना था और डिस्टेंस निकाला, तो इसका आंसर आपका 2t था और x3 इज इक्वल टू ct था। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बस एक ही फॉर्मूला यहाँ पे आपको लगाना था।
क्वेश्चन नंबर 25, ये जो है ये क्वेश्चन आपको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में था, पूछा था मैंने बहुत बार, ये जो ये आपको बताया था कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से सबसे इजी क्वेश्चन रहेगा। क्या देखो यहाँ पे आपको जनरेटिंग फंक्शन जो है ये जनरेटिंग फंक्शन दिया था। देखो जनरेटिंग फंक्शन हम नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यप से करते हैं, बट कोई बात नहीं इन्होंने साई से किया था। और लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन कुछ गिवन दिया था हमें, उस वो जो लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको गिवन दिया था उसका एज सच कोई यूज करना भी नहीं था हमें उस एग्जाम में, है ना, क्योंकि हमें एज सच उसका कोई लेना देना था भी नहीं। तो यहाँ पे ये P जो ये P आपको गिवन दिया था, तो यहाँ पे आपको P एंड Q फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे साई जो है दैट इज अ जनरेटिंग फंक्शन। अब ये जनरेटिंग फंक्शन किसका फंक्शन है वो देखिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये P एंड Q, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ P एंड Q। ये मैंने क्लास में बहुत बार डिस्कस भी किया हुआ। तो ये P एंड Q का फंक्शन है। तो आपको उसका लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन से आपको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर फाइंड आउट करना है तो क्या होता है, ये मैंने आपको टेक्निक बताया था कि एब्सेंट इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल प्रेजेंट। तो यहाँ पे आपको एब्सेंट, तो ये क्या आपके पास प्रेजेंट है, तो एब्सेंट कौन है यहाँ पे, Q इज एब्सेंट, एंड यहाँ पे कौन एब्सेंट है, कैपिटल P इज एब्सेंट। तो यहाँ पे एब्सेंट आपको लिखना है Q, तो यहाँ पे एब्सेंट डेल साई बाई डेल प्रेजेंट कौन है P, तो ये होगा आपका एक इक्वेशन, यहां से एक इक्वेशन होगा, बस हो गया काम, दैट्स इट। एंड जब आप कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जब निकालोगे तो अब मैंने क्या बोला था आपको, अगर याद है तो ओल्ड वेरिएबल एक साइड में होना चाहिए और पूरा का पूरा न्यू वेरिएबल एक साइड में होना चाहिए। अगर नहीं है तो बाय यूजिंग कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है उसको यूज करके उसको एलिमिनेट करो। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि डी साई बाई डी पी, तो मैं यहाँ पे ये साई आपको गिवन दिया था, इसको डिफरेंशिएट करे तो आपको ये मिलेगा, दूसरे इक्वेशन से आपको ये मिलेगा, है ना। बट अब यहाँ पे देखो कि ये P जो ये P अगर आप देखो तो ये P आपको दिख रहा है कि ये कैपिटल है ना, P इज अ कैपिटल, दैट मींस मैं इसको बोल सकता हूँ कि न्यू वेरिएबल। तो ये अगर ये जो ये आपके पास कैपिटल है तो ये यहाँ पे कैपिटल है, तो यहाँ पे कैपिटल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्मॉल ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये जो P जो है, बट ये P आपको ऑलरेडी गिवन दिया था क्वेश्चन में जो था यहाँ पे, है ना, दिस P इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो उसको मैं अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो यहाँ पे सेकंड स्क्वायर को मैं ऐसे लिखा तो यहाँ पे P का वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे, तो P देखो यहाँ पे आपको स्मॉल दिख रहा है ओल्ड, एंड यहाँ पे अगर मैं इसको बोलता कि ये Q कैपिटल है दैट इज न्यू, तो न्यू एंड ओल्ड सब एक जो है एक जगह पे शिफ्ट हो गए। बस ये आंसर था। आई थिंक ये 5 मार्क का सवाल था, कोई डिफिकल्ट था नहीं। एंड देन Q आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे Q दिख रहा है आपको, बट Q यहाँ पे स्मॉल है, एंड यहाँ पे ये जो P जो ये P भी स्मॉल है ना, बट स्मॉल स्मॉल एक साइड में होना चाहिए, कैपिटल कैपिटल एक साइड में होना चाहिए। तो इस P को मैं उठाता और यहाँ पे डाल देता, बस ये आपका मिल गया आंसर। ये 5 मार्क का सवाल था। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको सोचना था, बट क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये था आपका कि ये पार्ट बी में था या सी में था या ए में था मुझे याद नहीं, बट ये ये एमएमपी से क्वेश्चन था, एमएमपी एरर एनालिसिस से काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है। तो ये 5% एरर आपको रेडियस में गिवन दिया हुआ था उन्होंने, एंड आपको पूछा था कि वॉल्यूम में कितना इसका रहेगा, तो डेल्टा वी, तो इसका आंसर था 15%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था जो मुझे इसका इंफॉर्मेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है ना, सो यहाँ पे मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, बट जहाँ तक मेरे पास आया है तो ये एफ आपको दिया था थीटा इज इक्वल टू पाई। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस डेटा, ये डेटा से मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या ये डेटा से, आप लोग चेक करिए। तो ये गिवन दिया था आपको डेल सिग्मा बाय डेल थीटा निकालना था आपको, तो जस्ट इनका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कर दो, मॉड का स्क्वायर था, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स टर्म था, तो कॉम्प्लेक्स टर्म अगर आपके पास है जैसे कि यहाँ पे 5/2 + 3 आयोटा, इसका स्क्वायर अगर आपको करना है तो इसको ऐसे करना होता था, दिस इज एंड 5/2 - 3i, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट, देन यू हैव टू ऐड समथिंग, कुछ 37 जो ऑप्शंस था वो मैच हो रहे, बट आई एम नॉट श्योर वेदर दिस डाटा इज करेक्ट और नॉट। मुझे ये इतना आइडिया नहीं है कि ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, चलिए, सो ये जो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इसका जो PDF है मैं डी फिजिक्स के एप्लीकेशन पे ये जो है ये मैं डाल देता, तो आप प्ले स्टोर से डी फिजिक्स एप्लीकेशन जो है उसको आप जो है वो डाउनलोड करके उसमें ये PDF जो PDF में डाल दूंगा, वो आप देख लेना। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी भी थे, है ना, सो दैट्स इट। तो ये जो ये कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी के कुछ क्वेश्चंस अगर आपको और याद है तो आप शेयर करिएगा। देखो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि ये हाथ के फ्री मार्क्स थे, ये 5 मार्क्स एकदम फ्री, बिकॉज इसमें कुछ आपको करना ही नहीं था। ठीक है, वंस अगेन जो न्यू बैच है महाराष्ट्र सेट के लिए 1 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, एंड
ये जो आपका CSIR का बैच है जो जून को टारगेट करेगा 2024 10th ऑफ जनवरी को स्टार्ट होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।